हम क्लास 10th की सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। वर्कशीट नंबर 21 आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से ली गई है। इससे पहले वाली दो वर्कशीट में भी हमने इसी चैप्टर्स की थी और उसमें हमने काफ़ी हद तक इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं यानी जितनी भी अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ हैं उन्हें 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों में वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। इस वर्कशीट में आप उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपका सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के रूप में भी ये वर्गीकरण हो सकता है। तो सबसे पहले हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अंतर समझेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी परिसंपत्तियां या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सभी पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र की जो परिसंपत्तियां होती हैं, निजी क्षेत्र के जो औद्योगिक इकाइयां होती हैं वो निजी स्वामित्व में होती हैं। निजी स्वामित्व के अंतर्गत आप किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व भी हो सकता है या व्यक्तियों के समूह का भी स्वामित्व हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं, उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता। इसके विपरीत जो निजी क्षेत्र की जितनी भी इकाइयां हैं औद्योगिक इकाइयां, उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी भी इकाइयां होती हैं उनमें रोजगार की सुरक्षा होती है क्योंकि वो सरकार के नियंत्रण में होती है। सरकार नियमों का पालन करते हुए ही रोजगार उपलब्ध करवाती है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में जितनी भी औद्योगिक इकाइयां होती हैं वो निजी व्यक्तियों के हाथ में होने के कारण वो कई बार नियमों का पालन नहीं करते हैं और इस कारण रोजगार की सुरक्षा नहीं होती। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। काम करने के अच्छे सुविधाएं और जितने भी रोजगार से संबंधित सुविधाएं हैं, पेंशन आदि, वो सभी उपलब्ध कराती है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है, यानी ये सेवाएं सरकार की जिम्मेदारी है सार्वजनिक क्षेत्र में सेवाओं को उपलब्ध कराना, और निजी क्षेत्र में सारी सेवाएं या सुविधाएं जो हैं व्यक्ति या वो कंपनी, व्यक्तियों का समूह जो है वो उपलब्ध कराता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सवैतनिक छुट्टी यानी वेतन के सहित छुट्टी और अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में सवैतनिक छुट्टी और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती है। अन्य सुविधाएं में क्या आ गया है? अन्य सुविधाओं में जैसे आपकी पेंशन की सुविधा, सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों को रोजगार की अवधि समाप्त होने के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन दी जाती है। निजी क्षेत्र में इस तरह की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती। सार्वजनिक क्षेत्र में आपको मेडिकल की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं और अन्य सुविधाएं जिनसे कि एक व्यक्ति जो अपने रोजगार से चाहता है वो सभी सुविधाएं जो है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में प्रदान की जाती हैं। निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अब सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी इकाइयाँ हैं? जो सार्वजनिक बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, आपका भारतीय रेलवे है, आपका ऑयल है, ऑयल इंडिया कंपनी है, ये सभी जो क्षेत्र हैं, भारत संचार निगम है, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और निजी क्षेत्र में टिस्को, आपका रिलायंस, आईसीआई बैंक जो प्राइवेट बैंक्स हैं, मारुति, ये सभी जो ब्रांड हैं, ये जो सभी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, ये सभी निजी क्षेत्र में आते हैं। इसी में आपके टिस्को की कई बार जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो टिस्को यानी टाटा, टी से टाटा, आई से आयरन, स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को मीन्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। असंगठित और संगठित क्षेत्र में क्या फ़र्क है और ये हम किसे कहते हैं? संगठित क्षेत्र मतलब ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें सभी नियमों का पालन किया जाता है, सरकार के आदेशों का अनुसार ही वो इकाई संगठित की जाती है, वो इकाई खोली जाती है। इसके असंगठित क्षेत्र में जिसमें कोई नियमों और का पालन नहीं किया जाता। संगठित क्षेत्र की जितनी भी इकाइयाँ होती हैं वो सभी, उनमें उचित वेतन मिलता है
कार्य के निश्चित घंटे निर्धारित किए जाते हैं, नौकरी की निश्चितता होती है, यानी ऐसी कोई भी आपको कभी भी नौकरी से नहीं निकाल सकता। कर्मचारी योजनाओं का लाभ, जैसे कि पहले बताया, कर्मचारी योजनाएं जैसे पेंशन और सवेतन छुट्टी आदि, ये सभी कर्मचारी योजनाएं होती हैं। इसके विपरीत आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह उपलब्ध कराना भी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कार्य की बेहतर परिस्थितियां, इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र में कम वेतन मिलता है, कार्य का समय भी निश्चित नहीं होता, नौकरी निश्चित नहीं होती, कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है, कर्मचारी योजनाओं का अभाव होता है और कार्य परिस्थितियां भी निम्न स्तर की होती हैं। उदाहरण संगठित क्षेत्र का बैंक हो गया, यानी जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो कई बार संगठित क्षेत्र भी उन्हें कह दिया जाता है। इसके विपरीत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार आपके, ये सभी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। छोटा मोटा जो अपना पर्सनल उद्योग खोल लेते हैं, ये सभी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इसमें कोई भी आपको सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती, ना ही आपका रोजगार की अवधि निश्चित होती है। तो आपने देखा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र संगठित क्षेत्र भी कहलाता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो सरकार के नियंत्रण में है, उसमें सभी नियमों का पालन किया जाता है रोजगार देते वक्त। अब आप इसमें 4 क्वेश्चन हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्रक व निजी क्षेत्र की तुलना कीजिए। सारे पॉइंट्स आपके ऊपर दिए गए हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में वे सभी इकाइयां आती हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में की इकाइयों पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों का नियंत्रण होता है। सरकारी क्षेत्र में सभी सुविधाएं, काम करने के निश्चित घंटे होते हैं और रोजगार की निश्चितता होती है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को सुविधाओं का अभाव होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में का उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं होता। इसके विपरीत निजी क्षेत्र का एकमात्र उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही होता है। इसी तरह संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की तुलना भी आप ऊपर दिए हुए पॉइंट से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत वो इकाइयाँ आती हैं जैसे रेहड़ी पटरी वाले, मजदूर, मिस्त्री, सब्जी बेचने वाले, दुकानदार, ये सभी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें नौकरी की अनिश्चितता रहती है, कार्य करने का समय निश्चित नहीं होता। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों का वेतन भी उनके जो मालिक हैं उन पर निर्भर करता है, वो निश्चित नहीं होता। कार्य करने की परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र में निम्न स्तर की होती हैं और कर्मचारी योजनाओं का अभाव भी देखने को मिलता है। ये सभी उनकी समस्याएं हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के 5 उदाहरण लिखिए। अब सार्वजनिक क्षेत्र यानी वह जहाँ पर सरकार का नियंत्रण होता है, तो वो सभी आपने लिखने हैं जिन पे सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे कि सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, इन सब की फुल फॉर्म्स आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके बाद आपका आता है BPCL, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड, और एक है आपका BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये जितनी भी मैंने आपको बताई ये सभी आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ हैं, यानी इन पर ये सभी सरकार के नियंत्रण में होती हैं, सरकार इनका संचालन करती है और ये सभी संगठित क्षेत्र भी कहलाते हैं। इसके बाद निजी क्षेत्र भी संगठित हो सकते हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं और जिसमें सभी नियमों का पालन किया जाता है, वो संगठित के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें कर्मचारियों को रोजगार की अवधि निश्चित हो, उसे वेतन निश्चित हो, उसे सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाए, वो सभी इकाइयां संगठित क्षेत्र में आती हैं, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी हो। अब निजी क्षेत्र की इकाइयां कौन सी हैं? सबसे पहले आप लिख सकते हैं टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके बाद आप लिख सकते हैं मारुति जैसे आपको पता है गाड़ियों की कंपनी है और ये एक निजी क्षेत्र की इकाई है।
आप किसी भी निजी क्षेत्र के बैंक का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ICICI, ये भी निजी क्षेत्र की इकाई है। फिर आप लिख सकते हैं विप्रो जो आपके प्रोडक्ट्स बनाती है, कई कंपनियां हैं, टूथपेस्ट, सोप वगैरह, विप्रो भी निजी क्षेत्र की कंपनी है। और सब रिलायंस भी निजी क्षेत्र की कंपनी है। तो 5 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और 5 निजी क्षेत्र की कंपनियां क्वेश्चन नंबर 4 में उनके उदाहरण लिखेंगे। ओके बेटा, होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।